Myself Bharat Chawla and you are watching WITS classes. This is the fifth part of second chapter Principles of Management Class 12th Business Studies, and here in this video I will cover remaining two topics which is left over. First is features of principles of management and another one is importance of principles of management. And if you haven't seen the remaining four part, you can get their link from description box. So let us start our today's topic, that is features of principles of management. So the first feature of principle of management is universal application. देखिए जितने भी ये principles of management हैं, चाहे वो FW टेलर के हों चाहे हेनरी फेयोल के हों, ये यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं. ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्शन कंपनीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, कहीं पर भी इनको आप अप्लाई कर सकते हैं. ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं पर भी इनको आप अप्लाई कर सकते हो. ये यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं, राइट. सेकेंड वन इज जनरल गाइडलाइंस. देखिए जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये हमें ना, ये मैनेजर को एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं. ये मैनेजर को एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते. किसी भी प्रॉब्लम का एक शोर शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है. मतलब यहाँ पर मैनेजर को गाइड कर सकते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, बट ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है. तो जनरल गाइडलाइंस है जिससे मैनेजर को पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ हुई है और मिस्टेक को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. देखिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो हेनरी फेयोल के हों या FW टेलर के हों, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये मतलब एक डीप ऑब्जर्वेशंस, एक बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद बनाए हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ इन लोगों को कोई सपना आया और सुबह उठकर इन लोगों ने प्रिंसिपल्स को ड्रॉ कर लिया. इनके पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे हैं. उनका एक बहुत प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रहा है, बहुत लंबे स्पैन तक ऑब्जर्वेशन किया है. उसके बाद जाकर इन लोगों को इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाया है, राइट. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. देखिए यहाँ पर किसी भी प्रिंसिपल में FW टेलर या हेनरी फेयोल, इन लोग ये रिजिड नहीं है. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं. मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी भी एक प्रिंसिपल को आपको कितना एग्जैक्ट अप्लाई करना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है. जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पर हेनरी फेयोल ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपको 50% सेंट्रलाइज करनी है ऑर्गेनाइजेशन, 50% डिसेंट्रलाइज करनी है. यहाँ पर उन्होंने आप मैनेजर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से फ्री कर दिया है कि उस सिचुएशन और उस समय की डिमांड के हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क में भी कितना डिवाइड करें वर्क को, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पर डिपेंड करता है. फिफ्थ पॉइंट है मेनली बिहेवियरल. देखिए जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं. मतलब यहाँ पर मशीन के बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, ह्यूमंस के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जा रहा है. ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या करते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट या जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे कि प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अब इक्विटी क्या करेगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली इक्विटी को फॉलो करता है तो इससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ट्रस्ट और स्टैब्लिश्ड होंगे, उनके बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा. फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है. तो इनिशिएटिव में देखिए, अगर एम्प्लॉय के पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपने आइडियाज़ और सजेशंस को ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए लगा सकता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं. यानी ये प्रिंसिपल्स बेसिकली ये बताते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन पर किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, या अगर आपने किसी एक प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया है तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे. हालांकि ये एब्सोल्यूट रिजल्ट तो नहीं देते. मतलब 100% तो सेम रिजल्ट नहीं देंगे कि अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड और क्वालिफाइड हो जाएंगे, या अगर आपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कर लिया तो वो बहुत मन से काम करेंगे. ये एक रेडीमेड सोल्यूशन तो नहीं दे रहे. ये बेसिकली आपको बताएंगे कि अगर कोई कॉज हुई है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे या वो किस वजह से हुई है. लास्ट पॉइंट इज कंटिंजेंट. कंटिंजेंट का मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट है सिचुएशंस पर. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन पर आप अप्लाई कर दीजिए. ये सिचुएशनल है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रिंसिपल को कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिए. अब जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पर आपने एस्पेक्ट डी कॉप्स को फॉलो कर दिया, तो मे भी पता नहीं रिजल्ट
फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे। तो कंटिंजेंट है, किसी सिचुएशन पर तो कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता होगा और किसी एक सिचुएशन पर कोई प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जा सकता। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग these features of principles of management, let us understand the importance of principles of management. And the first importance of principle of management is providing managers with useful insight into reality. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। ये डिसीजंस जो हैं वो कुछ अपने एबिलिटी के बेस्ड पर लेते हैं, कुछ अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो उनके डिसीजन लेने की एबिलिटी भी इन्हांस होती है। यहाँ पर उनको ये क्लियरली पता चलेगा कि कहीं पर अगर कोई फेलियर हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, यानी यहाँ मैनेजर अपनी मिस्टेक से भी सीख पाएंगे। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझा जाता है तो यहाँ मैनेजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, उसकी नॉलेज और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो एबिलिटी है वो और इन्हांस होती है। सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करते हैं। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो क्या होगा, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को छोटा छोटा डिवाइड कर देंगे और फिर उसको करने को देंगे जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है। और एक तो वो स्पेशलाइज्ड है और दूसरा वो उस काम को बार बार जब रिपीटेडली करेगा तो वो रिसोर्सेज को मिनिमम वेस्ट करेगा, यानी वो वहाँ पर एफिशिएंसी से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज साइंटिफिक। एक बार जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जब एक मैनेजर समझ जाता है तो अब उसके जो डिसीजंस हैं वो और रेशनल हो जाते हैं, उसके पीछे और लॉजिक्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉय को कोई टारगेट दे रहे हैं तो उसको करने से पहले आप टाइम स्टडीज़ कर लेंगे, कैपेबिलिटी को समझ जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा आप रेशनल हो जाएंगे, आप साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करने लगेंगे किसी भी काम को करने से, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट और ट्रांसफ़र कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने के बाद अब वो एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम देती है अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए, या उसको बार बार ट्रांसफ़र नहीं करती, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड होगी और वो अच्छे से अच्छा काम करेगा, अब प्रमोशन लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के बाद कहीं ना कहीं मैनेजर्स जो होता है वो उसके डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव हो जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट में भी जहाँ चेंजेस आ रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स उन सारे चेंजेस को ईजिली टैप कर पाते हैं, उन चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस ला पाते हैं। सबसे पहले वो करते क्या हैं कि चेंजेस को समझते हैं। चेंजेस को समझने के बाद उनको ये भी समझना होता है कि ये चेंजेस उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं, मतलब इन चेंजेस से ऑर्गेनाइजेशन को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, और अगर उन चेंजेस से ऑर्गेनाइजेशन को कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उन चेंजेस के हिसाब से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स, उनके सिस्टम्स को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर्स जब ये प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ जाते हैं तब उनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है, और टॉप लेवल मैनेजर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्री फ्लो चलाने के लिए जितने भी प्लान्स पॉलिसीज़ को ड्रॉ करते हैं उनमें उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो कंट्रोल है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो और इन्हांस हो जाता है। इंपॉर्टेंस इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हेल्प करने में मदद करते हैं। जैसे कि सोसाइटी को हेल्प आप कैसे कर सकते हो, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा बिहेवियर करते हैं, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव भी है और आप रीजनेबल प्राइसेस में उसको ऑफर कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प करने में भी मैनेजर्स को हेल्प करती है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन को समझेंगे तो एम्प्लॉयज़ को उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रह सके, वो एनकरेज रहे, मोटिवेटेड रहे। एक एम्प्लॉय को जब अच्छी सैलरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हेल्प मिलेगी उसकी सैलरी से। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, FW टेलर की हो या हेनरी फेयोल की हो, ये सारी टेक्निक्स
ना एक गाइडलाइंस की तरह एक्ट करती हैं। ये सारी टेक्निक्स जितने भी बडिंग मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए। देखिए जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज़ के कोर हैं। कोर का मतलब ये बेस हैं, इन्हीं से ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज़ इवॉल्व होती हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये कहीं ना कहीं फर्दर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जितने भी नए थियरीज़ और रिसर्च लिखी जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक बेस और एक गाइडलाइंस को मानकर इनके ऊपर ही फर्दर रिसर्च किए जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन प्रिंसिपल्स ने एक बैकग्राउंड रेडी करके दे दिया है जिसकी हेल्प से फर्दर नई रिसर्च की जा सकती हैं। आप फर्दर जब MBA और BBA करने जाओगे तो वहाँ पर भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पर भी यही कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को एग्जामिनेशन में भी आएंगे। मतलब यही जो हैं प्रिंसिपल्स जो हैं फर्दर और एलोबरेटेड फॉर्म में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया है। अब बात रह जाती है MCQs की और केस स्टडीज़ की। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं और MCQs हैं वो मैं आप लोगों को करवा सकूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इनफैक्ट ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ फर्दर डिस्कशंस करना चाहते हैं या आपके पास कोई नए सजेशंस हैं हमारी इस एकेडमिक जर्नी को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के थ्रू बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बुक को फॉलो कीजिए, बुक को भी साथ साथ पढ़िए, क्योंकि देखिए ये वीडियो सुनना एक अलग बात है लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये वीडियोस ना आपको हेल्प करेंगी लेकिन फर्दर पढ़ना आप ही को है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।